दोस्तों गुड इवनिंग। आज की अपनी इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कुछ जनरल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रयोगशाला सहायक के लिए। प्रयोगशाला सहायक एक साइंस की सबसे बड़ी वैकेंसीज है और ये वैकेंसी तो 3 तारीख का एग्जाम है, इसको 3 फरवरी को। इसमें साइंस में बायोलॉजी का बड़ा रोल होगा क्योंकि इसके अंतर्गत 50% बायोलॉजी का पार्ट है सिलेबस के अंदर और 50% है वो एक केमिस्ट्री का और फिजिक्स का रोल है। तो बायोलॉजी के 400 साढ़े 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। उनमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको पेपर के अंतर्गत मिल जाएंगे और जैसे ही 3 तारीख को प्रयोगशाला सहायक कंप्लीट हो जाएगी, उसी दिन शाम को सबसे पहले जो प्रयोगशाला सहायक की आंसर की अपनी ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट के चैनल पे आएगी। और इसके अंतर्गत अपन बात करें, प्रयोगशाला सहायक जैसी कंप्लीट होती है उससे बाद में अपन जैसे एक ओनली प्लेन साइंस, सिर्फ साइंस का बैच चालू कर रहे हैं। तो कोई भी स्टूडेंट है जो आरएस के लिए, आईएएस के लिए, कोई फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए, जेई के लिए, कोई भी एनी कम्पिटिटिव एग्जाम्स, रेलवे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज के लिए जनरल साइंस का पार्ट है, उस बैच को ज्वाइन कर सकता है। वो शाम को 3 से 5 बजे के बीच में उसका टाइम रहेगा। 3000 रुपये उसकी फीस रहेगी। लगभग 60 क्लास का उसके अंतर्गत क्या रहेगा, मैटर रहेगा। तो कोई भी क्वेश्चन एक बार उस क्लास को लेने के बाद कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना किसी में दिक्कत नहीं आएगी। अभी अपने पास पटवारी के नए बैच सुबह मंगलवार से सुबह शुरू कर रहे हैं, तो पटवारी के बैच शुरू हो गए हैं। उसमें भी बहुत स्टैंडर्ड से शुरू किए हैं विथ टेस्ट सीरीज। आज अपन जयपुर जैसे शहर के अंतर्गत किसी के पास भी पटवारी की और इन फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की इनकी कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। हमने विथ टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं और कोई भी स्टूडेंट्स है जो पटवारी की है, जेई की है, कोई भी एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसकी टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं संडे टू संडे। तो टेस्ट सीरीज में शामिल हो सकता है। पटवारी का नया बैच मंगलवार से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक आरआरबी की बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है जेईन की। उस जेईन की वैकेंसी के लिए स्पेशल जो सीबीटी फर्स्ट रखी गई है, उस सीबीटी फर्स्ट के अंतर्गत सबसे बड़ा रोल साइंस का है। 30 नंबर की जनरल साइंस आएगी और उसके लिए अपन ने स्पेशल बैच शुरू किया है। तो कोई भी स्टूडेंट्स हैं जो रेलवे डिपार्टमेंट के अंतर्गत एग्जाम क्लियर कर चुका है या कर रहा है, उसको इस जेईन के अंतर्गत वैकेंसी में शामिल होगा वो, तो वो भी क्या कर सकता है, इसके अंतर्गत आ सकता है और जनरल साइंस के अंदर 30 नंबर का मैटर है वो क्लियर कर सकता है। क्योंकि बच्चे जो इसके अंतर्गत आते हैं वो एसएससी लाइन के आते हैं या रेलवे डिपार्टमेंट की लाइन के आते हैं। तो उनके रेलवे में जैसे उसका जैसे लोको पायलट उसमें हो गया तो वो डिपार्टमेंट चेंज करना चाहता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए अपन साइंस के लिए स्पेशल क्लास अवेलेबल करवा रहे हैं और मैटर भी और ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल करवा रहे हैं। जैसे पूरी क्लास होती है, पूरी की पूरी क्लास को 15 दिन तक अपन ऑनलाइन डाल रहे हैं ताकि वो वहाँ से डायरेक्ट भी क्या कर सकता है। जैसे कोई ऑफिस में जाता है, कहीं भी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर है, पहले रेलवे की वैकेंसी क्लियर कर चुका है, तो वो भी स्टूडेंट्स है उसमें शामिल हो सकता है या अपने रूम पर रहकर के क्या कर सकता है, बढ़ सकता है। आज की अपन इस क्लास के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक के बायोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी के लगातार 400 साढ़े 400 क्वेश्चन मैं अवेलेबल करवाता हूँ ताकि कोई भी स्टूडेंट किसी कारण से क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया या कुछ बच्चों को पता नहीं था, उन्होंने प्लान किया है फिजिक्स तो पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली, बायोलॉजी नहीं पढ़ पाया। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बायोलॉजी कमजोर होती है और वो सोचते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री से सिलेक्शन हो जाएगा, तो हो नहीं पाएगा। तो अपन बायोलॉजी के लिए स्पेशल जो क्लासेस, क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स अवेलेबल करवा रहे हैं। और कोई भी स्टूडेंट जिसको आज भी लगता है कि मेरे पास बायोलॉजी का मटेरियल नहीं है, मुझे मटेरियल मिल जाए तो मैं पढ़ सकता हूँ, मेरे पास पूरा मैटर है, मैं डायरेक्ट उसको पूरा मैटर अवेलेबल करवाते हैं हम। जो प्रयोगशाला सहायक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनका स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाते हैं और उसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। तो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है हमारे पास। टेस्ट सीरीज चल रही है रनिंग में और मेजर टेस्ट सीरीज चल रही है। मेजर टेस्ट सीरीज के अंतर्गत 6 टेस्ट रखे हैं, 2 बायोलॉजी के, 2 फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री के। उसमें से एक मेजर टेस्ट इस संडे को हुआ है और आगे 5 मेजर टेस्ट बाकी है, जिसके अंतर्गत
कोई भी स्टूडेंट से जिसकी अच्छी तैयारी है तो एग्जाम से पहले की अच्छी प्रैक्टिस कर सकता है। देखो दोस्तों, अपन इसके अंदर बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है कि जब मलेरिया जवर होता है, मलेरिया जवर होता है, उसमें हीमोजोइन कण बनते हैं। मलेरिया में हीमोजोइन कण बनते हैं, मलेरिया में हीमोजोइन कण बनते हैं, कण बनते हैं। जो विषैले पार्टिकल है हीमोजोइन कण बनते हैं। क्वेश्चन है ये मलेरिया में जो हीमोजोइन कण बनते हैं कैसे उत्पन्न होते हैं। देखो दोस्तों, मलेरिया एक इस प्रकार का बुखार है जिसमें इस प्रकार का जवर है जिसमें निश्चित समय के बाद क्या होता है, बुखार आता है। और उस मलेरिया के अंतर्गत जब बुखार आता है उस टाइम क्या होता है, बुखार के टाइम आरबीसी फटती है और आरबीसी फटने से जहरीले पार्टिकल ब्लड में फ्री होते हैं, ब्लड में मुक्त होते हैं, और जिसके कारण रोगी को क्या होता है, सीवियर क्या होती है, रिगर्स आते हैं, कंपी छूटती है। क्यों? कारण क्या है, ब्लड के अंतर्गत कौन से विषैले कण मुक्त होते हैं, हीमोजोइन के पार्टिकल्स। अब हीमोजोइन के जो पार्टिकल्स मुक्त होते हैं, ये जो मलेरिया परजीवी के जो उत्सर्जी पदार्थ है और इसकी उत्पत्ति होती है, कहां से उत्पत्ति होती है, आरबीसी के अंतर्गत उपस्थित रंगीन पदार्थ के द्वारा होती है, मतलब हीमोग्लोबिन के कारण होती है। मलेरिया का परजीवी हीमोग्लोबिन को खाता है, हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन से हीमोजोइन कण मुक्त होते हैं, ब्लड में मुक्त होते हैं और क्या हो जाती है, कंपी छूटती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोई भी व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के शरीर के अंतर्गत जब मलेरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल जो मादा एनोफिलिस मच्छर काटता है तो मनुष्य के शरीर में कौन सी संक्रमणकारी अवस्था को छोड़ता है, कौन सी अवस्था को छोड़ता है, स्पोरोजोइट अवस्था को छोड़ता है। स्पोरोजोइट अवस्था को क्या करता है, रिलीज करता है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, हाथी पांव, फील पांव, फाइलेरिसिस, फाइलेरियन कर्मी कौन सा है, किसके कारण होता है, वाउचेरिया के कारण। जो वाउचेरिया ब्रैंकोप्टी है जिससे हाथी पांव या फील पांव नामक रोग हो जाता है, वाउचेरिया लिम्फेटिक सिस्टम को क्या करता है, अफेक्टेड करता है, और इसका वाहक कौन सा है, क्यूलेक्स मच्छर। तो वाउचेरिया से क्या होता है, हाथी पांव या फील पांव होता है। वाउचेरिया, वाउचेरिया से क्या होता है, हाथी पांव होता है, यह क्या होता है, फील पांव होता है, हाथी पांव फील पांव होता है। इसमें कौन सा तंत्र प्राप्त होता है, लिम्फेटिक सिस्टम, लस्सी का तंत्र, लस्सी का तंत्र अफेक्टेड होता है। और लस्सी का तंत्र अफेक्टेड होने से क्या होता है, उसके अंतर्गत क्या होती है, जो स्किन है वो क्या होती है, मोटी होती है, ड्राई हो जाती है, और उसको अपन क्या कहते हैं, पैर हाथी की तरह, हाथी पांव या फील पांव कहते हैं। इसका जो वाहक होता है वो कौन सा होता है, क्यूलेक्स मच्छर है। इसका वाहक कौन सा मच्छर है, क्यूलेक्स मच्छर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अपन बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी अमीबा की प्रजाति है जिसके कारण फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसके कारण वोमिटिंग, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण डिसेंट्री होती है, जिसके कारण आलिमेंट्री कैनाल में इन्फेक्शन हो जाता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक अमीबा की ऐसी प्रजाति है हिस्टोलिटिका जिसके कारण क्या होते हैं, डिसेंट्री होती है। तो ये इसके मैग्नम और माइन्यूटा 2 रूप होते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक अमीबा की एक ऐसी प्रजाति है जो प्रजीवी के रूप में रहती है और डिसेंट्री का क्या बनती है, कारण बनती है। एक देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन दोस्तों ये है एक वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी हॉस्पिटल के अंतर्गत एक पेशेंट आया है और उस पेशेंट के मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, तो इमरजेंसी में उसको किसका इंजेक्शन लगाया जाता है। देखो दोस्तों, कोई भी, ये हार्ट है और हार्ट के अंतर्गत क्या है, ये आर्टरीज है, कोरोनरी आर्टरी, और कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है जिसके कारण इस हार्ट की ब्लड सप्लाई क्या हो चुकी है, रुक चुकी है। तो इसको डिजोल्व करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं किसका, स्ट्रेप्टोकाइनेज का। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है, इसको घोल देता है, घोलता ही हट जाता है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, अर्थात प्रॉब्लम क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। एक वेरी इंपॉर्टेंट है, वह रोग जिसमें रक्त का थक्का जमने में अत्यधिक समय लगता है, अत्यधिक समय लगता है, किसकी कमी से होता है, क्रिसमस रोग।
ये एक प्रकार का क्या होता है, हीमोफीलिया होता है। जो देखो दोस्तों हीमोफीलिया है, उस हीमोफीलिया के अंतर्गत क्या होता है, रोगी के अंतर्गत रक्त के थक्के बनने का समय अंतराल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या चीज है, एक रॉयल डिजीज है, एक शाही बीमारी है, एक जेनेटिकल डिजीज है, एक हेरिडिटिकल डिजीज है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। उसमें रक्त स्कंदक कारक नंबर मेनली तो 8 नंबर या 9 नंबर की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। स्पेशली एंटी हीमोफिलिक फैक्टर नंबर 8 कम हो जाता है, जिसके कारण उसमें क्या नहीं होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, समय अंतराल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आगे वाले एक वेरी इंपॉर्टेंट है, कुशिंग सिंड्रोम में पाद की पेशियों का क्षय होता है, नष्ट होता है, वश्य क्षेत्र में वसा का संग्रहण होता है, किसके श्रावण के कारण, कोर्टिकोस्टेरॉइड के कारण। कुशिंग सिंड्रोम के अंतर्गत इसका कारण क्या होता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड से। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जापान के अंतर्गत मिनमाटा रोग का कारण क्या था। दोस्तों जापान के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 7 है, जापान में मिनमाटा रोग, मिनमाटा रोग। जापान में मिनमाटा रोग का कारण क्या था, मरकरी था, और मरकरी का कौन सा था, मिथाइल मरकरी था, मिथाइल मरकरी। देखो दोस्तों जापान के अंतर्गत मिनमाटा जो झील थी, वहां पर जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनते थे, उसका जो मरकरी रिलीज हो जाता था, वो मिथाइल मरकरी वहां की मछलियों में जाता था। जो लोग मछलियां खाते थे उनके शरीर में जाती थी, जिससे मरकरी धातु एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है। तो वहां के लोकेशन के अंतर्गत इसका जैव आवर्धन हुआ, बायोमैग्निफिकेशन हुआ, जिससे नर्वस सिस्टम हैंग हो गया, जिससे को प्रकार की नर्वस सिस्टम की डिजीज उत्पन्न हो गई, जिसको अपन क्या कहा था, मिनमाटा रोग का था। तो जापान में मिनमाटा रोग का कारण क्या था, मरकरी था, मिथाइल मरकरी था। आगे वाला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसके लगातार सेवन करने से लीवर खराब हो जाता है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति लगातार अल्कोहल का सेवन करता है, और अल्कोहल का सेवन करने से क्या होता है, लीवर खराब हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अल्कोहल लेता है, अल्कोहल लंबे समय तक, तो क्या खराब होता है, इससे क्या बनता है, लीवर खराब होता है। लीवर में क्या हो जाता है, एल्डिहाइड का जमा होता है। किसका जमा होता है, एल्डिहाइड का क्या होता है, जमा हो जाता है। लीवर क्या हो जाता है, फैटी हो जाता है, और क्या हो जाता है, लीवर क्या होता है, सिरोसिस हो जाता है, यकृत शोथ हो जाता है। कोई भी व्यक्ति लगातार लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन करता है, लीवर खराब हो जाता है, लीवर में एल्डिहाइड का जमा होता है, लीवर फैटी हो जाता है, लीवर सिरोसिस होता है, यकृत शोथ हो जाता है। क्लियर। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि अल्कोहल के साथ क्या लेने पर गैस्ट्रिक म्यूकोसा की क्षति बढ़ जाती है। दोस्तों एस्प्रिन टैबलेट, एस्प्रिन लेने से गैस्ट्रिक म्यूकोसा का क्या हो जाता है, डैमेज होता है। एक क्वेश्चन है दोस्तों, शराब पीकर गाड़ी चलाने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि शराब के नशे के कारण क्या होता है, प्रतिक्रिया व्यक्त करने में देरी होती है। हाँ, कोई भी व्यक्ति अल्कोहल पी करके गाड़ी चलाता है, तो अपन उस अल्कोहल पीने वाले व्यक्ति को गाड़ी चलाने के लिए ना करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ का रेस्पॉन्स लेने में क्या लेता है, वो टाइम लेता है। इस कारण एक्सीडेंट होने के चांस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसके अलावा देखो ठीक अनुमान लगाना तथा समन्वय में बाधा पड़ती है। हाँ, कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, मसल कोऑर्डिनेशन नहीं रहता उसके अंतर्गत। दृष्टि व व्यवहार प्रभावित होती है। हाँ, दृष्टि भी क्या होती है, प्रभावित होती है, क्योंकि इसके अंदर सेरिबेलम अफेक्टेड होता है, मसल कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है, दृष्टि अफेक्टेड होता है, कोई डिसीजन नहीं ले पाता। इस कारण कोई भी व्यक्ति है उसको अल्कोहल पीने के बाद में गाड़ी चलाने के लिए क्या करते हैं, मना करते हैं। एक देखो क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेरोइन क्या चीज है। हेरोइन देखो दोस्तों कहते हैं डाईएसिटाइल मॉर्फाइन को, हेरोइन है, इस कहते हैं डाई एसिटाइल मॉर्फिन को कहते हैं, डाईएसिटाइल मॉर्फिन को। ये हेरोइन है, डाईएसिटाइल मॉर्फिन। ये एक प्रकार का देखो मॉर्फिन एक पेन किलर है, ये ब्लैक गोल्ड है, इसकी तस्करी होती है। कोई भी जैसे डोडा है, पोस्त है, अफीम है, जिसकी भी तस्करी होती है वो किसके अंदर आता है, ब्लैक गोल्ड के अंदर आता है। और हेरोइन है, ये एक प्रकार का क्या होता है, डाईएसिटाइल मॉर्फिन है, एक प्रकार का क्या होता है, ब्लैक गोल्ड है। इसके बाद में देखो एक क्वेश्चन आता है कि जो शांति प्रदान करने वाली निंद्रा कार्य से भिन्न होते हैं, क्योंकि देखो इसके अंतर्गत ये क्या करते हैं, नींद को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, फिर भी क्या होते हैं,
जड़ता लाते हैं, सुख शांति लाते हैं। इस कारण इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों, जो शांति प्रदान करने वाली दवाई है वो निंद्राकारी से अलग होती है। निंद्राकारी में नींद आती है, इसमें नींद नहीं आती है। बिना नींद आए सुख शांति करती है शरीर के अंतर्गत, तो उसको अपन क्या कहते हैं, शांतिकारी दवाई कहते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कथन है कि कोई भी मॉर्फिन एक प्रकार का क्या होता है, दर्द निवारक है। मॉर्फिन कैसा होता है, दर्द निवारक है। एक देखो इसके अंतर्गत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कोई भी व्यक्ति है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी व्यक्ति है वो लगातार लंबे समय तक क्या करते हैं, बीड़ी सिगरेट का सेवन करता है। लगातार लंबे समय तक क्या करता है, बीड़ी सिगरेट का सेवन करता है। बीड़ी सिगरेट करने से क्या हो जाता है उसका? देखो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति लगातार लंबे समय तक बीड़ी सिगरेट का सेवन करता है तो इसके अंदर अपने लंग्स के अंतर्गत एक कुपिका है। इस कुपिका के अंतर्गत क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज क्या होता है, का एरिया घट जाता है। अब गैसों का एक्सचेंज का एरिया घट जाता है, अर्थात सरफेस का क्षेत्रफल कम हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, एम्फाइसीमा। इसको क्या कहते हैं, एम्फाइसीमा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का जो लगातार लंबे समय तक बीड़ी सिगरेट का सेवन करता है तो गैस एक्सचेंज का क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। इसका उसका दम घुटता है, लास्ट में जाकर के अस्थमा में कन्वर्ट होता है। इसको क्या कहते हैं, एम्फाइसीमा कहते हैं। कंपटीशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लगातार लंबे समय तक अल्कोहल के सेवन करने वाले व्यक्ति के अंतर्गत जो एक्सचेंज का मतलब क्या कहलाता है, एम्फाइसीमा। इसके बाद में देखो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेसमेकर क्या काम करता है। देखो दोस्तों, पेसमेकर क्या काम करता है, पेसमेकर क्या करता है, पेसमेकर देखो ये अपना हार्ट है, हार्ट के अंतर्गत यहाँ पर एक घुंडी है, नोड है, ये क्या है, ऐसे नोड है, ये क्या है, पेसमेकर है। इसको हार्ट ऑफ हार्ट कहते हैं, हृदय का हृदय कहते हैं। और ये जो पेसमेकर है, यदि इसको हटा दें तो हार्ट की धड़कन क्या होती है, इरेगुलर हो जाती है। ये जो पेसमेकर है इसका मेन काम क्या है, इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट, हृदय की धड़कन को क्या करता है, शुरुआत करता है। ये पेसमेकर का क्या होता है, कर्म होता है। और क्वेश्चन आता है कि पेसमेकर है, प्लास्टिक सर्जरी के में प्रयोग किया जाने वाला ग्राफ्ट क्या कहलाता है, ऑटोग्राफ्ट। प्लास्टिक सर्जरी में कौन सा ग्राफ्ट काम में लेते हैं, ऑटोग्राफ्ट काम में लेते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट है, कैंसर की पहचान करने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक कौन सी है, रेडियोग्राफी। कौन सी टेक्निक है, रेडियोग्राफी है। इसके बाद में देखो दोस्तों, अपन आगे बात करें, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कौन सी एंटीबायोटिक की खोज के लिए, कौन सी एंटीबायोटिक की खोज के लिए सालमान वाक्समैन को नोबेल पुरस्कार मिला था। या इसका दोस्तों क्वेश्चन आता है, कौन सी एंटीबायोटिक है जो टीबी में सबसे प्रभावी है, जिसकी खोज के लिए सालमान वाक्समैन को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, उसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की थी। नाम क्या दिया था, वाक्समैन ने। लेकिन वाक्समैन को नोबेल पुरस्कार मिला था किसके लिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए मिला था। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन टीबी की क्या होती है, सबसे प्रभावी क्या होती है, एंटीबायोटिक है। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, टीबी के अंतर्गत क्या होती है, बहुत अच्छी क्या करती है, काम करती है। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैंसर के ट्रीटमेंट की जो लेटेस्ट मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी क्या होता है। देखो दोस्तों, कैंसर के अंदर अपन बात करें, कैंसर के ट्रीटमेंट को करने के लिए आज अपने पास 5 हथियार अपना रहे हैं अपन, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, सर्जिकल थेरेपी, जिसमें से एक होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्निक की। ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है टेक्निक है, ये कैंसर के ट्रीटमेंट के अंतर्गत क्या लेते हैं, काम ले रहे हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तकनीकी। ये कैंसर के ट्रीटमेंट के अंतर्गत लेटेस्ट मोस्ट एडवांस टेक्निक अपन काम में लेते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं, मोनोक्लोनल टेक्निक, हाइब्रिडोमा टेक्निक भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो कैंसर सेल और जो अपने पास एंटीबॉडी, इनको मिलाकर के क्या बनाते हैं, हाइब्रिडोमा बनाते हैं। और कैंसर सेल में अनकंट्रोल और इरेगुलर संसूत्री बनता है, जिस उसकी अनेकों हजारों करोड़ों कॉपियां तैयार हो जाती है। और उस एंटीबॉडी को सेपरेट करके अपन आगे चिकित्सा के अंतर्गत क्या करते हैं, काम में लेते हैं। एक देखो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक इंडस्ट्री के अंतर्गत
अल्कोहल उद्योग में जैव प्रौद्योगिकी के अंदर किस जीवाणु की नई प्रजाति तैयार की गई है? स्यूडोमोनास पुडिका। स्यूडोमोनास पुडिका एक बग जो तैयार की गई है, जो अल्कोहल इंडस्ट्री के अंतर्गत क्या है, एक पोल्यूशन कंट्रोल में भी शानदार क्या होती है, साबित हो रही है। अल्कोहल इंडस्ट्री के अंतर्गत भी इसका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है कि बायोपायरेसी क्या है दोस्तों? एक तो क्या होता है बायोपेंटेट होता है, और एक क्या होती है बायोपायरेसी होती है। बायोपायरेसी, बायोपेटेंट। बायोपेटेंट तो देखो क्या है कि कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति विशेष को एक दिया गया अधिकार है, जिसके एक दिया गया क्या अधिकार है, जिसके अंदर चाहे वो अपनी बौद्धिक क्षमता का यूज करके या ये कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, कोई उत्पाद बनाता है, कोई बुक्स लिखता है, कैसे भी उसकी रेट, उसको बेचने का, उसको यूज करने का, उसको उपयोग करने का, उसको संशोधित करने का अधिकार उसके पास है। लेकिन देखो दोस्तों इसके अंतर्गत बायोपायरेसी का मतलब कोई भी व्यक्ति दूसरे की बुद्धि का, बुक का मिसयूज करता है, वो किसके अंदर आता है? बायोपायरेसी के अंदर आता है। तो बायोपायरेसी का मतलब है बायोपेटेंट का जो मिसयूज है वो क्या कहलाता है? बायोपायरेसी कहलाता है। इसके बाद दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कौन सी एंटीबायोटिक की खोज की थी? देखो दोस्तों सबसे पहले प्रथम जो एंटीबायोटिक थी वो पेनिसिलियम नोटेटम से 1845 के अंतर्गत अलेक्जेंडर फ्लेम ने की थी, और उसका नाम क्या था? पेनिसिलिन था। इसके बाद अपन बात करें हाइब्रिडोमा कोशिकाएं होती है। हाइब्रिडोमा कोशिका होती है, कैसे बनती है? हाइब्रिडोमा कोशिकाएं जो माइलोमा से ली जाती है वो क्या कहलाती है? हाइब्रिडोमा कहलाती है। इसके बाद देखो एक वेरी इंपॉर्टेंट है, बायो एथेनॉल के उत्पादन में किस पादप का प्रयोग किया जाता है? जेट्रोफा का। बायो जो अपने पास अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं, बायो एथेनॉल बना रहे हैं, किसके द्वारा? जेट्रोफा के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं अपन। एक देखो दोस्तों इस वेरी इंपॉर्टेंट है, लेटेक्स किस कुल के पादप से प्राप्त करते हैं? यूफोर्बिएसी कुल के। यूफोर्बिएसी कुल के पादप से क्या प्राप्त करते हैं? लेटेक्स प्राप्त करते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में बायोडीजल का प्रोडक्शन, भारत में जो बायोडीजल का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस बायोडीजल के प्रोडक्शन में कौन सा प्लांट काम में ले रहे हैं? यूफोर्बिया काम में ले रहे हैं। यूफोर्बिया बायोडीजल के प्रोडक्शन के अंतर्गत क्या कर रहे हैं? अपन काम में ले रहे हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी गैस है जो प्राकृतिक गैस है, दलदल से उत्पन्न होने वाली गैस है? ईंधन गैस सीएनजी का मुख्य घटक है, सीएनजी का मुख्य घटक है। ईंधन गैस, पंख गैस, मार्स गैस है, दलदल से उत्पन्न होने वाली गैस है। चावल की खेत से ज्यादा उत्पादन होने वाली गैस है कौन सी? मेथेन। एक ही देखो मेथेन के कितने क्वेश्चन आते हैं। मेथेन है बायोगैस कहलाती है, बायोगैस। क्यों? बायोगैस के अंतर्गत कितनी होती है? 60 से लेकर के 70% कौन सी होती है? मेथेन है। मेथेन को क्या कहते हैं? ईंधन गैस कहते हैं। मेथेन को क्या कहते हैं? गोबर गैस कहते हैं। मेथेन को क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस कहते हैं। चावल के खेत में सबसे ज्यादा उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी होती है? बायोगैस, ईंधन गैस। सीएनजी के अंतर्गत कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में देखो 84% क्या होती है? 84% है वो क्या होती है? मेथेन होती है। तो बायोगैस, पंख गैस, दलदल से उत्पन्न होने वाली गैस पंख गैस, मार्स गैस कौन सी गैस होती है? मेथेन है। ग्लोबल वार्मिंग में कितने परसेंट रोल है इसका? ग्लोबल वार्मिंग में लगभग 20% रोल कर रही है मेथेन। तो मेथेन है प्राकृतिक गैस, गोबर गैस, बायोगैस, सबसे जो गैस है सभी का नाम क्या है? एक ही है, कौन सी? मेथेन। एक वेरी इंपॉर्टेंट है कि अपने देश के अंतर्गत ऐसी कौन सी खरपतवार है जो बायोगैस के प्रोडक्शन में काम लेते हैं? इकोनिया क्रेसिपस। इकोनिया क्रेसिपस एक ऐसी खरपतवार है जिसका प्रयोग अपने देश के अंतर्गत बायोगैस के प्रोडक्शन में काम में लेते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल इंडस्ट्री का बेकरी इंडस्ट्री का मुख्य प्रोडक्ट क्या है? अल्कोहल है। क्यों अल्कोहल? कारण क्या है? जो अपने पास बेकरी इंडस्ट्री में अपन क्या काम में लेते हैं? यीस्ट काम में लेते हैं। यीस्ट में क्या होता है? यीस्ट के अंतर्गत भरे रहते हैं एंजाइम्स। इसके अंतर्गत जो एंजाइम है, जाइमेज है, जैसे जाइमेज भरा है, वो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? एथेनॉल में। ये एक कोशी की यूकेरियोट्स है, यीस्ट एंजाइमों से भरी बॉडी है। पूरी बेकरी इंडस्ट्री के अंदर, अल्कोहल इंडस्ट्री के अंतर्गत इसका क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो यीस्ट है
इसका उपयोग बेकरी एल्कोहल इंडस्ट्री में इस कारण कर रहे हैं। एक कोशिका यूकेरियोट से एंजाइमों से भरा रहता है। इस अंतर्गत जैसे कोई भी अपने पास कार्बोहाइड्रेट है, एल्कोहल है, उसको ये एथेनॉल में प्रोडक्ट करना चाहते हैं, चेंज कर देते हैं, एक श्वसन करते हैं, अनॉक्सी श्वसन, और सेल के बाहर अनॉक्सी श्वसन करते हैं, इसको क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। किण्वन एक अनॉक्सी श्वसन है, कोशिका का क्या होता है, बाहर होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसमें 2 ATP का प्रोडक्शन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है, उत्पादन होता है। दोस्तों थैंक यू। आगे वाली जस्ट क्लास के अंदर अपन बायोलॉजी के रनिंग के अंतर्गत जो प्रॉब्लम्स है, नई नई प्रॉब्लम्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों।